welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the marketing management part next. आज डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग वगैरह सारे के सारे पॉइंट्स। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग का मतलब जिससे प्रोडक्ट को पहचाना जाता है वो होती है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग ना केवल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसके ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करती है और उसकी आउटर कवरिंग भी होती है। आउटर कवरिंग का मतलब प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्रोडक्ट की। इट इनेबल्स प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन तो देती है, उसमें इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है, क्रिएट सेल्स अपील, और उसी पैकेजिंग को देखकर कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। नाउ एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ सेफ्टी के लिए पैकेजिंग नहीं होती। अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो पैकेजिंग होती है वो ना केवल सेफ्टी के लिए होती है बल्कि वो एक अपील देती है कि इस प्रोडक्ट को आप खरीदो। पैकेजिंग जो है has evolved as the medium of marketing। मार्केटिंग का मीडियम है कौन? मार्केटिंग को लोगों तक, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? पैकेजिंग। मार्केटर यूज पैकेजिंग टू रिपोजिशन और रिनोवेट देयर प्रोडक्ट। पैकेजिंग को चेंज करते रहते हैं ना, इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाते हैं पैकेजिंग को कि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ले। ना पैकेजिंग डिसीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? साइज, क्योंकि पैकेज उस हिसाब से होगा जितना प्रोडक्ट का साइज है। ठीक है, उसके हिसाब से उसका डिजाइन वो सब रिप्रेजेंट होता है उसमें। इनोवेशन होगा ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगाओगे आप, ऐसे थोड़े नॉर्मली पैक करके दे दोगे तो फिर वो दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे अलग होगा। ना एस्थेटिक्स, कन्वीनियंस, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। मटेरियल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाएंगे पैकेजिंग के थ्रू। ना लेबलिंग, लेबल वो पार्ट होता है, पैकेजिंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि पैकेजिंग जब आप करते हो तो उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो और जो वो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है वो लेबलिंग का होता है। इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल डिटेल्स होती है प्रोडक्ट के बारे में, जो कि किस फॉर्मेट में होती है? रिटन फॉर्मेट में होती है, जिसके बेसिस पे कंज्यूमर ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट को बाय आउट करता है। ऑल्सो इट कन्वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, लेबलिंग इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, फीचर्स, क्वालिटी एंड प्राइस एक्सेट्रा। जो मार्केटर है मस्ट परफॉर्म एन इन डेप्थ एनालिसिस। ऐसे नहीं है कि वो लेबलिंग किसी के भी बेसिस पे कर देगा या पैकेजिंग जो होगी वो कैसे भी रिप्रेजेंट करी जा सकती है, नहीं। इसके लिए एक इन डेप्थ नॉलेज होती है, रिसर्च वगैरह होती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिख सके। एट द टाइम ऑफ लेबलिंग क्या किया जाता है? इन डेप्थ रिसर्च वगैरह की जाती है। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को आपकी बात बिना बोले बताता है। लेबल देखते हैं ना, लेबल में सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सी एक्सपायरी डेट है, कितने टाइम तक उसे यूज करना है, उसका यूज करने का प्रोसीजर सब कुछ लिखा होता है। जितने भी डिसीजन है, ब्रांड का लेबल होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव लेबल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई है ना, इन्फो आ गई आपकी। ग्रेड लेबल, ग्रेड में बोलते हैं ना अलग अलग, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से ए प्लस। इंफॉर्मेटिव लेबल और भी कुछ यूज वाली इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, वो भी लेबलिंग का हिस्सा होती है। द पोजीशनिंग, एक जो प्रोडक्ट है वो क्या माइंडसेट में जा रहा है, उस प्रोडक्ट को देख के लोगों के दिमाग में क्या बात आ रही है, वो है उसकी पोजीशनिंग।
दोबारा उस वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, और खरीद रहे हैं तो कौन से बेसिस पे खरीद रहे हैं, वो होती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग एक यूनिक इमेज होती है प्रोडक्ट की इन द टारगेट ऑडियंस माइंड, किसके दिमाग में, ऑडियंस के माइंड में। ऑल्सो इट डिफरेंशिएट, ये प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाती है, उसकी खूबियों को बताती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। जो प्रोडक्ट डिसीजन है वो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के ऊपर 3 बेसिस पे काम करती है। देखो, सेगमेंटेशन, डिफरेंशिएशन, एग्रीगेशन। सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग और टारगेटिंग वाला हमने टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया ना, एसटीपी मॉडल। एसटीपी मॉडल को डिटेल में देखना जाके, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रखा है, सेगमेंटेशन करोगे, सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट को डिवाइड करोगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, उसमें से एक टारगेट को डिसाइड कर लोगे और उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दोगे। तो डिफरेंशिएशन ऐसा बनाओगे प्रोडक्ट की अलग हो, कॉम्पिटिटर से अलग हो, और उसके अंदर फिर अपनी पूरी की पूरी सारी की सारी स्ट्रेटजीज का यूज करोगे। सपोर्ट इज नथिंग बट, जब आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो अपने कस्टमर के साथ, वो ही सपोर्ट होता है। आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, यहीं तक आपका काम खत्म नहीं होता। आपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर लिया, अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करनी पड़ रही है, तो इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है आफ्टर सेल के बाद, तो आप उसको सपोर्ट करो, आप एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करो, ताकि जो कस्टमर है वो लॉयल रहे आपके ब्रांड के साथ। सपोर्ट, support or customer support is the company's added benefit for the customer, कुछ फायदे दे रहे हो एक्स्ट्रा। it may be offered to the end user by after sales service, grievance management and so on. It assists in creating loyal customer, loyal customer बनेगा ना। loyal customer कैसे बनेगा, जब आपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो प्रोडक्ट की आपने अच्छे से सर्विस वगैरह करा दी, तो माइंडसेट में क्या आ रहा है कस्टमर के कि हाँ, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन फ्यूचर मैं उसे ठीक करा सकता हूँ, तो दोबारा मुझे इस ही ब्रांड पे ट्रस्ट करना चाहिए। नाउ डिफरेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज पोजेस्ट वेरिड कॉस्ट स्ट्रक्चर, कुछ कुछ कॉस्ट वगैरह प्रीफर करते हैं वहाँ, कुछ कुछ नहीं करते, कुछ कुछ फ्री में आपको सर्विसेज वगैरह देते हैं, कुछ उसके लिए चार्जेस कंडक्ट करते हैं। देयरफॉर जो मार्केटर है उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट कम हो सके और कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या हो सके, बढ़ सके। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिक्स था, प्रोडक्ट लाइन थी, और लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे एक लाइफ साइकिल को, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर आता है, आने के बाद उसको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और कौन से ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर पाता और उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से बाहर जाना पड़ता है, मार्केट से आउट होना पड़ता है, कंपनी को शट डाउन कर जाना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इस तरीके से कभी चार्ट को पढ़ोगे आप लोग। ये होता है स्टार्टिंग वाला फेज, इंट्रोडक्शन का। फिर होती है अच्छी खासी ग्रोथ आती है प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो अपनी पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छा खासा सेल कर रहा होता है, और फिर वो डिक्लाइन करता है। इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल में। अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में सुनो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइम बताता है, लेंथ बताता है, प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होता है, इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर until it is removed from the market, कहाँ से प्रोडक्ट शुरू हुआ और कब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, उस सारी चीजों को क्या बोला गया है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर कंसीडर किया। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूजुअली ब्रोकन डाउन कितनी टाइप में बांटा गया, स्टेजेस में 4, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसको रीड करो। बाय मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये कौन यूज करता है, मैनेजमेंट यूज करता है, मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज करते हैं, ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर पाए, अच्छे से एनालाइज कर पाए कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो प्रोडक्ट कितने टाइम पीक पॉइंट पे रहने वाला है,
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मुझे इंट्रोडक्शन स्टेजेस पे डालने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिक्लाइन स्टेज होने से पहले मेरे प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे। वो सारी की सारी चीजें हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से सीखने को मिलती है। नाउ जो प्रोफेशनल है हेल्प डिटरमाइन एडवर्टाइजिंग शेड्यूल, क्योंकि देखो स्टार्टिंग वाले फेजेस में ना, जब इंट्रोडक्शन वाला फेज होता है उसमें बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज लेनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, ताकि लार्ज ऑडियंस को मेरे प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट पता तो चले। प्रोडक्ट बाहर जाने से पहले, जो आपका फेज है उसमें निकलने से पहले एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, मास कम्युनिकेशन लेवल पे करानी पड़ती है। प्राइस के पॉइंट्स ध्यान रखना, एक्सपेंशन टू न्यू प्रोडक्ट मार्केट, पैकेजिंग का रीडिजाइन करना, और भी बहुत सारी चीजें किसको देखनी पड़ती है, मार्केट के प्रोफेशनल्स को। These strategic method of supporting a product are known as, इन प्रोडक्ट को, इस ही पूरे शेड्यूल को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। These they can also help, ये हमें मदद करते हैं, डिटरमाइन whether newer product are ready to push older ones from the market। इससे पता चलता है कि ये जो एक स्ट्रेटेजी है, इससे पता चलता है कि अगर नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को फॉलो कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो ओल्डर प्रोडक्ट है उसको पुश आउट कर रहा है, मार्केट से बाहर भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है आपका लाइफ साइकिल। तो जैसे मैंने बताया था, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होती है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो बहुत ही लार्ज लेवल पे होती है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत कम होती है। यहाँ पे मार्जिन जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। फिर हम ग्रोथ स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते तो हो, लेकिन यहाँ की कंपैरेटिवली लो होती है और कॉस्ट रिकवर होनी शुरू हो जाती है। जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं एटलीस्ट उतनी तो कवर है। फिर उसके बाद ये पीक पॉइंट होता है, ये मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है। पीक पॉइंट होता है, और उस सिचुएशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो अपने बहुत ही अच्छे फेजेस के अंदर चल रहा होता है, और प्रोडक्ट को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती कि अब ये मार्केट से अभी नहीं निकलेगा, थोड़े टाइम पीरियड तक तो बिल्कुल। तो ये वाला जो फेज होता है मैच्योरिटी पीक पॉइंट होता है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो मार्जिन होता है, कॉस्ट आसानी से, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है, और ये होता है आपका डिक्लाइनिंग वाला फेज। जब यहाँ से प्रोडक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तभी से समझ जाओ कि प्रोडक्ट में या तो इम्प्रूवमेंट लेके आओ, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करो, डेवलप करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चला जाएगा, बाहर वाले फेज में चला जाएगा, नहीं तो ये डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। तो ये सारे इंसेंटिव्स वगैरह देने पड़ते हैं, इनिशिएटिव्स देने पड़ते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बना रहे। 4 स्टेजेस हो गई, हमने पढ़ ली, ये 4 स्टेजेस होते हैं। लेकिन इससे पहले प्रोडक्ट को बहुत सारे पॉइंट से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च वगैरह होती है प्रोडक्ट की, जो ये 4 स्टेजेस है उससे पहले। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, go through design research and development once a product is found to be feasible। जब प्रोडक्ट बन गया तब वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आने के बाद उसको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पोटेंशियलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रमोटेड एंड सेंट आउट ऑफ द मार्केट। इट इज एट अ पॉइंट दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और जब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया कब बना, बहुत सारी रिसर्च वगैरह से पहले रिसर्च हुई, इन डेप्थ स्टडी हुई उनकी, और इनके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, और फिर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू अलग अलग स्टेजेस से गुजरा। कितनी स्टेजेस होती है अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। इंट्रोडक्शन फेज लिखो अपनी नोटबुक में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, maturity, and the last one is decline।
कभी कभी किसी किसी बुक में इसको और तोड़ तोड़ के दे रखा है, तो परेशान मत होना, 4 स्टेजेस भी इनफ है। सबसे पहले मार्केट की इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इसमें मार्केट की स्ट्रेटेजीज को बनाना, यूजुअली थ्रू इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग ज्यादा करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, कंज्यूमर को अवेयर करना कि इस टाइप का भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स है। इस स्टेजेस में एट द स्टेज सेल्स टेंड टू बी स्लो, सेल्स बहुत कम होती है, डिमांड को बनाया जाता है। दिस स्टेज कैन बी टेकन टाइम टू मूव थ्रू, अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ न्यू एंड इनोवेटिव, ये दिखाते हो, आप लोगों को दिखा रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सूट कस्टमर नीड्स एंड वेदर there is a completion in the marketplace, new product development that is suited to customer need is more likely to succeed, but there is plenty of evidence that product can be failed। बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फेजेस भी होते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही कोई कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स का, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजिंग का, लोगों को अवेयर करने की बहुत जरूरत होती है। अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कोई ना कोई चेंजेस करके भी वो प्रोडक्ट में सर्वाइव करा सकते हो। नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंट्रोडक्शन फेज से ऊपर निकल गया तो वो कौन सी स्टेज पे जाएगा, मार्केट की ग्रोथ। रेडी टू एंटर द ग्रोथ स्टेज टू लाइफ साइकिल, दिस शुड सीन ग्रोइंग डिमांड, प्रमोट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। अब आपको जो एडवर्टाइजिंग वगैरह है वो करोगे, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं करोगे जितनी आपने इंट्रोडक्शन फेजेस में की। स्टेडी ग्रोथ ऑफ द मार्केट इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट स्टेज नाउ टर्न्स इनटू अ शार्प अपटर्न एज द प्रोडक्ट टेक्स ऑफ। ऊपर पहुंच चुका है एट दिस पॉइंट। जो कॉम्पिटिटर होंगे वो भी आपकी तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग है दूसरे प्रोडक्ट से। फिर क्या करोगे आप, मार्केट विद देयर ओन वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, आइदर डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट कॉपीज बना देंगे या तो आपके प्रोडक्ट की तरीके से ही कोई इंप्रूवमेंट करेंगे। ब्रांडिंग के थ्रू आप कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट रहोगे और कस्टमर कहीं नहीं जाएगा अगर आपकी जो ब्रांडिंग वगैरह है, एडवर्टाइजिंग वगैरह है, सही रहती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इन द मार्केट प्लेस बिकम इम्पोर्टेंट, यहाँ जरूरी हो जाता है फैक्टर to continue driving sales in the face of increasing competition at this point। और इस पॉइंट पे जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाता है, मार्केट की मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट की मैच्योरिटी। एट दिस पॉइंट अ प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केटप्लेस, और मैच्योरिटी में अच्छा खासा आप प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश कर चुके हो मार्केट में। एंड सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, अब जो कॉस्ट है वो कम मिनिमाइज होने लगी, रिड्यूस होने लगी। द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल डिक्लाइन एज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रीचेस द मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया। देयर आर बिगिनिंग ऑफ द मार्केट सैचुरेशन, many consumer will now have bought the product and competitor will established, meaning that branding, price and product differentiate, मतलब आपका जो कंज्यूमर है वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है आपके प्रोडक्ट में और औरों के प्रोडक्ट में। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अच्छी खासी रहती है। और क्या है, बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ मार्केट शेयर, अब आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। रिटेलर विल नॉट सीक टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एज दे मे डन इन स्टेज 1 but will instead become stockist and order takers। फिर उसके बाद मार्केट की डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी जहां पे कंपटीशन बढ़ता रहेगा। और अगर आपके कॉम्पिटिटर में कुछ अलग क्वालिटीज दे दी या कॉस्ट के टर्म्स में रिडक्शन दे दी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा। विद अदर कंपनीज सीकिंग टू इवैल्यूएट योर सक्सेस with additional product features or lower prices, so the life cycle will go to decline phases में चला जाएगा। Decline can also be caused by, decline इसलिए भी हो सकती है कि कुछ new innovation वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है, new innovation that supersedes your existing product, आपने कुछ new innovation की जिसकी वजह से आपका जो already existing product था वो क्या हो गया, decline phase में हो गया। जैसे पहले घोड़ों को घसीटने के लिए यूज किया जाता था, वो आउट ऑफ फैशन हो गया, अब ऑटोमोबाइल्स ने ले ली उसकी जगह, ठीक है।
तो वो क्या हो गया, जो आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं, तो इस वजह से भी वो डिक्लाइन फेज में वो प्रोडक्ट चला जाता है। मैनी कंपनीज विल बिगिन टू मूव on to different ventures as market saturation means मार्केट सैचुरेशन तो अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर या तो फैशन की वजह से या तो और किसी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से फेज में चला गया, डिक्लाइन फेज में। अब आप क्या कर सकते हो, सम कंपनीज विल सर्वाइव द डिक्लाइन, कभी कभी क्या होता है डिक्लाइन फेज में सर्वाइव कर जाती है और वो कुछ नई नई चीजें ऑफर करती है स्मॉल स्केल पे, but the production is likely to be smaller scale and prices and profit margin may become depressed. Consumer may also turn away from a product in favor of new alternatives. Consumer क्या कर रहा है, consumer alternatives के बारे में सोच रहा है और इस वजह से भी वो आपका प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कौन से फेज में चला जाएगा, डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेज करोगे आप। देखो दो तरीके हो सकते हैं, जब आप मार्केट के अंदर स्टार्टिंग, जो दो बहुत फेमस तरीके हैं वो है या तो आप प्राइस स्कीमिंग का यूज कर लो या तो आप प्राइस पेनिट्रेशन का यूज कर लो। आगे दोनों क्या है इसको समझो। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है जब आप स्टार्टिंग में मार्केट में एंट्री करो तो प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखो। तो क्या करो, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट को गेन अप कर लोगे फिर धीरे धीरे अपने प्राइस को डिक्लाइन कर दो। या तो एक तरीका ये है, या आप स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग फेज में हो आप मार्केट के अंदर तो प्राइस को बहुत ही कम रखो, और कम रखने की वजह से क्या होगा, जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा खरीदेंगे, और फिर जब उनको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तब धीरे धीरे अपने प्राइसेस को बढ़ा दो। ठीक है, तो दो तरीके, दो स्ट्रेटेजी वगैरह यूज करी है प्राइसिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Having a properly managed product life cycle strategy can help extend life cycle of your product in the market. जो स्ट्रेटेजीज है वो बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन फेज में हमें दिखानी पड़ती है जब आप प्राइसिंग को सेट करते हो। ऑप्शन के अंदर प्राइस स्कीमिंग हो गया, जहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस को सेट करोगे आप ज्यादा और फिर धीरे धीरे कम कर दोगे, जिसमें बोलते हैं स्किम कंज्यूमर ग्रुप्स, मतलब जो क्रीम है उस लेयर को ले लो। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, अल्टरनेटिव दूसरा तरीका क्या है, आप प्राइस पेनिट्रेशन में जा सकते हो जहां पे प्राइस को कम रखोगे इनिशियल में और फिर धीरे धीरे अपने प्राइस को बढ़ाओगे। तो दो ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो इंट्रोडक्शन वाला फेज है उसमें जा सकते हो। नाउ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है अगर आप टारगेट मार्केट को अपील कर रहे हो। इन एडिशन ये जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मार्केट योर प्रोडक्ट टू डेमोग्राफिक इन ऑर्डर टू ग्रो योर रेवेन्यू स्ट्रीम। अगर आप पैसे को मोर मनी बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग दोनों की जरूरत। नाउ प्रोडक्ट में ऑल्सो बिकम रिडंडेंट और नीड बी पिवोटेड टू मीट चेंजिंग डिमांड। डिमांड की वजह से भी कभी कभी जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन फेज में चला जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इन्होंने किसका एग्जांपल दे रखा है, डीवीडी रेंटल पे लेते थे। अब किसका एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स वगैरह को ज्यादा लोग यूज करने लगे हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ जाते हो तो अलाउ यू टू कीप री इन्वेंटिंग एंड इनोवेटिंग विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो या तो आप अपने प्रोडक्ट को इतना इम्प्रोवाइज कर लेते हो कि वो अच्छे से मेच्योरिटी वाले पीक पॉइंट पे काफी टाइम तक स्टेबल रहे, या तो फिर जब वो डिक्लाइन फेज में आए तो आप कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हो जिससे वो डिक्लाइन फेज से बच सके। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, री इन्वेंट कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। नाउ इसके एग्जांपल्स में क्या दे रखा है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है ब्रांड्स हैव गॉन इनटू डिक्लाइन एज कंज्यूमर नीड्स चेंज। जब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को देखा गया है कि जो कंज्यूमर की नीड्स बदली या कंज्यूमर का टेस्ट बदला, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदली, तो भी वो डिक्लाइन फेसेस में देखे गए। ठीक है, नीड चेंज और न्यू इनोवेशन आर इंट्रोड्यूस्ड। Some industry operate in several stages of the product life cycle simultaneously, such as with televisual entertainment। टीवी वगैरह में देखो ना, पहले कौन सी स्क्रीन यूज होती थी, where flat screen TVs mature phase में है, on demand programming is the growth stage, DVD decline phase में है, और जो वीडियो कैसेट है वो रिडंडेंट हो चुकी है।
तो उन्होंने बोल रखा है कौन से फेज में है, देखो क्या बता रखा है, टेलीविजुअल एंटरटेनमेंट, फ्लैट टीवी मैच्योर फेज में है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिमांड ये ग्रोथ स्टेज में है, डीवीडी डिक्लाइन स्टेज में है, और जो वीडियो कैसेट्स वगैरह है वो खत्म हो चुकी है। मैनी ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड स्टे एट द मैच्योर स्टेज, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी भी मैच्योर स्टेज में है। फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल विद स्मॉल अपडेट, क्योंकि वो छोटी छोटी अपडेशन लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे उनका प्रोडक्ट अपडेटेड रहता है, और अपडेटेड की वजह से लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट ऑन नहीं करते। एंड रीडिजाइन along with renew marketing to keep them in the thought of consumer as with the Apple iPhone। एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इवन विद द डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा।